बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो आपका पेपर 2 है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की बात करें तो हमने लगभग सभी यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट करा दी हैं। अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की, इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप मेरी प्रोफाइल के बाद जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल के अलावा जो फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी जो आपका पेपर 1 है, इनोवेशन इन एजुकेशन और पीस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो ऑप्शनल पेपर हैं वो भी मैंने डाल रखे हैं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इन सभी पेपर्स को मैंने डाल रखा है यूनिट वाइज मैंने चीज़ें कंप्लीट कराई हैं। देखिए एमसीक्यूज़ कराने के बाद मैंने क्या किया है कि फास्ट रिवीजन का भी वीडियो डाल रखा है। तो फास्ट रिवीजन में मैंने पूरी बुक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, उन सभी को इंक्लूड किया है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको सारा मैटर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सीधा प्लेलिस्ट जो है वह मैसेज में सेंड कर दूँगी। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम जो है वो फिलोसफिकल नहीं, आपका ये पेपर 2 है साइकोलॉजिकल का। फिलोसफिकल तो मैंने कंप्लीट करा दिया है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में मैंने इन सभी प्रश्नों को लेकर के बात कर ली थी। प्रीवियस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। ये तो आपको मैं अलग से चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ। उसमें मैंने यूनिट वाइज जो है, जो आपके टॉपिक हैं उनसे चीज़ें ली हैं और इसमें सब मिक्सअप क्वेश्चन है, जो भी मिक्सअप आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। इन सभी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। लगभग 144 प्रश्न तक मैंने बात कर ली थी। 140 से 44 प्रश्न जो है कंप्लीट करा दिए थे, ये आप देख पा रहे हैं। आज के इस वीडियो की बात करें तो हम 144 से शुरू करेंगे, लगभग 25 से 30 प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, परिवार किस वर्ग का समूह है? जो फैमिली है, इसके प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि जो फैमिली है, जो सोसाइटी यानी समाज है, जो आपका स्कूल है, वो कौन कौन से वर्ग या कैटेगरी में आएगा। तो अगर हम बात करें परिवार, तो यह आएगा प्राथमिक। जो परिवार की शुरुआत होती है वह प्राथमिक माना जाता है, क्योंकि परिवार में सबसे पहले बालक या व्यक्ति जो है चीज़ों को सीखता है। उसके बाद सोसाइटी आएगी, सोसाइटी में हमारा विद्यालय आएगा, ठीक है, खेल का मैदान, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो परिवार जो है वह प्राथमिक वर्ग में आएगा। करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 145 की तरफ। 145 पूछा है, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में सहायक होगी। अगर हम बात करें एक समूह की, तो एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में क्या सहायक होगी आपको बतानी है। तो समाज मिति विधि, इसके अंतर्गत हम एक समाज में रह करके समूहों में चीज़ों को वर्गीकृत कर सकते हैं समाज मिति द्वारा। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं 146 नंबर प्रश्न की तरफ। पूछा है, भारत में जाति समूह अपने सदस्यों पर किस साधन से नियंत्रण रखते हैं? अगर हम बात करें भारत में जाति समूह सदस्य, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर 146 का जो है वह 2 देखने को मिलेगा। पंचायत द्वारा भारत में जाति समूह अपने सदस्यों पर जो है वह साधनों से नियंत्रण रख सकते हैं, यानी पंचायत जो है सबसे अच्छा साधन माना जाता है नियंत्रण का। करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं 147 नंबर प्रश्न की तरफ। 147 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, हर्बर्ट ने मस्तिष्क के किस पुंज का संबंधित विचारों का अंग बन जाता है बतलाया है? हर्बर्ट यानी हर्बर्ट स्पेंसर की बात की जा रही है। तो हर्बर्ट ने मस्तिष्क के किस पुंज का संबंधित विचारों का अंग बन जाता है बतलाया है, इनका स्टेटमेंट है। तो यह है संप्रत्यक्षण पुंज। करेक्ट आंसर आपको 4 देखने को मिल जाएगा। क्या है? संप्रत्यक्षण पुंज, ये है। बढ़ते हैं 148 नंबर प्रश्न की तरफ। पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका क्षेत्र कैसा है आपको बताना है। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वह व्यापक है। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं 149 की तरफ। 149 है, ठीक है। 149 नंबर का प्रश्न पूछा है, भारत में जाति समूहों को अलग करने वाली मुख्य विशेषता कौन सी है? जो जाति समूह है
उसको अलग करने वाली मुख्य विशेषता जो है वह इनमें से कौन सी आपको मिलेगी। तो 149 की अगर हम बात करें तो 149 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, आशाएं। भारत में जाति समूहों को अलग करने वाली मुख्य विशेषता है आशाएं। करेक्ट आंसर 149 का ए आपको देखने को मिलेगा। 150 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। किसके आधार पर नहीं है वो आपको बतानी है। तो शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। देखिए शारीरिक सुडौलता हेतु, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए बिल्कुल इनकरेक्ट है। बाल व्यवहार का अध्ययन बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ होनी चाहिए। अनुशासन, ये चीज़ें जो है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता के रूप में देख सकते हैं। लेकिन शारीरिक सुडौलता है तो ये सही नहीं है। आंसर आपका 150 का 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 151 नंबर का प्रश्न है सामाजिक जीवन की अनिवार्य विशेषता है। इसमें से सामाजिक जीवन की अनिवार्य विशेषता कौन सी है आपको बतानी है। तो 151 की बात करें तो देखिए संबंध ऐसी चीज़ है जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। सामाजिक जीवन की अनिवार्य विशेषता संबंध को ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सहयोग भी सही होना चाहिए और समानता भी सही होनी चाहिए। संबंध तो अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर अनिवार्य बोल दिया है तो इसलिए संबंध ज़रूरी है, लेकिन सहयोग और समानता भी होगा। तो देखिए बुक में तो संबंध दिया है, लेकिन हम यहाँ पर आंसर जो है अपना 4 लगाएंगे, उपरोक्त सभी। ये सभी अनिवार्य विशेषता हो जाएंगे, क्योंकि आप समाज में हैं तो सहयोग करेंगे, सहयोग की भावना को बढ़ाएंगे, समानता पर बल देंगे। अब ये नहीं है कि एक जाति को आप मान रहे हैं दूसरी जाति को नहीं मान रहे हैं, तो समानता बहुत ज़रूरी और संबंध तो ज़रूरी है ही है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे अनिवार्य विशेषता के अंतर्गत। 152 देख लेते हैं। 152 पूछा है रॉबर्ट ग्लेजर के अनुसार शिक्षक को विज्ञान उपयोगी है, यानी जो शिक्षक है उसको विज्ञान उपयोगी क्यों है आपको बताना है। 152 की बात करें तो यहाँ पर 152 का करेक्ट आंसर आपको सभी मिल जाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट ग्लेजर के अनुसार शिक्षक को विज्ञान उपयोगी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के लिए, व्यवहारगत परिवर्तन के लिए और निष्पादन मूल्यांकन में, इन सभी के लिए उपयोगी माना जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 153 की तरफ। 153 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि समूह उन थोड़े से व्यक्तियों को कहते हैं जिनमें एक प्रकार के संबंध हों कि वे एक समझे जाएं। यह कथन किसका है। देखिए स्टेटमेंट वगैरह जो भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं अपने अच्छे से याद कर लें। कैसे भी स्टेटमेंट पूछे आप आराम से उनका आंसर कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप आराम से बता पाएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि समूह उन थोड़े से व्यक्तियों को कहते हैं जिनमें इस प्रकार के संबंध हो कि वे एक समझे जाएं। ठीक है, तो यह कथन किसका है। यह कथन जो है वह है स्मॉल महोदय का। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेगा। आप ऑप्शन 2 टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं 154 की तरफ। पूछा है वुडवर्थ ने सर्वप्रथम निर्मित किया था। इन्होंने क्या निर्मित किया था आपको बताना है, वुडवर्थ महोदय ने। तो अगर हम बात करें वुडवर्थ महोदय की तो इन्होंने प्रश्नावली को रखा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा। वुडवर्थ ने सर्वप्रथम प्रश्नावली निर्मित की। बढ़ते हैं 155 की तरफ। 155 पूछ रहा है निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्ययन की विवरण पद्धति नहीं है। इनमें से कौन सी मनोविज्ञान के अध्ययन विवरण की पद्धति नहीं है आपको बतानी है। 155 की बात करें तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो है 2 देखने को मिलेगा, प्रयोगात्मक जो है वह विवरण पद्धति नहीं है। ये जो है व्यवहारात्मक पद्धति कही जाती है। ठीक है, इसे हम विवरणात्मक पद्धति नहीं कहते। बाकी अंतर्दर्शन, केस स्टडी और तुलनात्मक, इन सब का विवरण रखा होता है, इसे विवरण पद्धति माना जाएगा। बढ़ते हैं 156 नंबर प्रश्न की तरफ। पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या बताता है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की तो शिक्षा के उद्देश्य संभावित हैं या नहीं यह बताता है।
करेक्ट आंसर यहाँ पर 156 का आपका 4 देखने को मिलेगा। 157 देख लेते हैं। 157 पूछा है, किस अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के समक्ष नहीं बैठता? तो कौन सी विधि है आपको बतानी है। 157 की बात करें तो यहाँ पर 157 का करेक्ट आंसर जो है वह 3 देखने को मिलेगा। किस अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के समक्ष नहीं बैठता है? तो वह है प्रश्नावली। प्रश्नावली विधि में जो है प्रश्नकर्ता के समक्ष नहीं बैठता है कौन? तो आप करेक्ट आंसर जो है वह 3 लगा लीजिएगा। पढ़ते हैं 158 की तरफ। पूछा है, स्वयं की क्रियाओं के निरीक्षण की विधि है। तो स्वयं की क्रियाओं के निरीक्षण की विधि इनमें से कौन सी है आपको बतानी है। तो अगर हम बात करें 158 नंबर प्रश्न की, तो 158 का करेक्ट आंसर जो है वह आपको 1 देखने को मिलेगा। स्वयं की क्रियाओं के निरीक्षण की विधि आत्मनिरीक्षण विधि कही जाएगी। 158 नंबर का प्रश्न पूछा है, क्रमबद्ध अंतर्विधि का विकास कब हुआ? क्रमबद्ध अंतर्विधि का जो विकास है वह कब हुआ? तो करेक्ट आंसर 1937 हो जाएगा। आप लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 160 नंबर का प्रश्न। 160 नंबर का प्रश्न है, अन्वेषण विधि का प्रमुख गुण है। अन्वेषण क्या होता है? एक तरह से खोज करना होता है। खोज किसी चीज़ के बारे में हो सकती है, ठीक है। तो अन्वेषण विधि का प्रमुख गुण क्या होगा? आप खोज कैसे करेंगे? आप करके चीज़ों का पता लगाएंगे ना, करके सीखेंगे ना। तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो है करके सीखना। इसमें बालक चीज़ों को करके देखता है, करके सीखता है, अन्वेषण विधि के प्रमुख गुण के अंतर्गत। 161 देख लेते हैं। पूछा है, प्रयोग प्रदर्शन प्रभावी विधि है क्योंकि? तो यहाँ पर 161 की बात करें, क्योंकि व्याख्यान की कमियों को दूर करती है और निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। उपरोक्त दोनों आ जाएगा अगर हम बात करें प्रयोग प्रदर्शन प्रभावी विधि की। उसके बाद 162 पूछा है, यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध में जानता है कि वह क्या तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का क्या नाम है? तो दोस्तों अगर हम बात करें, यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध में जानता है कि वह क्या तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का नाम आत्मचेतना है, ठीक है। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। 163 देख लेते हैं। पूछा है, व्याख्यान विधि विज्ञान शिक्षण में अप्रभावी है क्योंकि? क्यों अप्रभावी है आपको बताना है। क्योंकि अरुचिकर है, प्रेरणा की कमी है, अमनोवैज्ञानिक है। व्याख्यान विधि सीधा सीधा एक्सप्लेन कर देता है चीज़ों का। व्याख्यान विधि विज्ञान शिक्षण में सही नहीं मानी जाती, क्योंकि विज्ञान शिक्षण जो है इसमें प्रैक्टिकली हम चीज़ों को देख करके समझते हैं। सीधा व्याख्यान दे देगा तो आप व्याख्या पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो यह रुचिकर हो जाएगा, ठीक है। प्रेरणा की कमी आ जाएगी अगर आपको व्याख्या सीधे सीधे दे दी गई। मनोवैज्ञानिक अमनोवैज्ञानिक हो जाएगी। उपर्युक्त सभी कारण हो जाएंगे। करेक्ट आंसर 4 लगा लीजिएगा। 165 देख लेते हैं। पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति नहीं है। इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धति कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो 164 की बात करें तो इसमें से शिक्षा मनोविज्ञान की जो पद्धति नहीं है वह है पाठ्यक्रम विधि। यह नहीं मानी जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं। गाथा वर्णन विधि, जीवन इतिहास विधि और प्रयोग विधि, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान की पद्धतियां हैं, ठीक है। 165 पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि है। इनमें से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि कौन सी है? तो देखिए, अगर हम विश्वसनीयता और प्रामाणिकता की बात करें तो हम इसको प्रयोग द्वारा ही सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करेंगे, इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे तो इससे विश्वसनीयता और प्रामाणिकता दोनों का ही पता हमें चल जाएगा। करेक्ट आंसर ए लगा लीजिएगा, यानी 1। 166 देख लेते हैं। 166 पूछा है कि कौन सी विधि ज्ञान के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करती है। 166 की बात करें दोस्तों तो कौन सी विधि ज्ञान के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करेगी? तो बिल्कुल प्रयोगशाला विधि। यानी जब आप जो है प्रयोगशाला में चीज़ों को करके सीखेंगे तब उसके महत्व को, ज्ञान को अच्छे से जान पाएंगे, आप प्रोत्साहित हो सकेंगे। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा।
167 है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर आप देखकर ही लगा सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए स्वयं के समझने हेतु, मूल्यांकन प्रविधियों को जानने हेतु, नवीन ज्ञान हेतु, इन सभी के लिए आवश्यक है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 168 देख लेते हैं। पूछा है एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, इससे संबंधित क्षेत्र है। 168 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देख के ही पता चल जा रहा है कि यह होगा शिक्षा मनोविज्ञान। करेक्ट आंसर 168 का 4 हो जाएगा। 169 देख लेते हैं। 169 पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब से मानी जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर 1900 से जो है वह शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का अनुमान लगाया गया है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। 170 देख लेते हैं। 170 पूछा है शैक्षिक चिकित्सा के लेखक हैं। जो शैक्षिक चिकित्सा इसके लेखक कौन है आपको बताना है। 170 की बात करें तो यहाँ पर 170 का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा एडवर्ड सैगविन। शैक्षिक चिकित्सा के लेखक एडवर्ड सैगविन है। 171 है शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहार का है, मानव व्यवहार का है, शिक्षा के सिद्धांतों का है, उपरोक्त सभी। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका? मानव व्यवहार का। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 देखने को मिल जाएगा। 172 देख लेते हैं। वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं। वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हैं सर्गी महोदय। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। 173 देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल है क्या है? लिखना, बोलना, सीखना, पढ़ना। तो शिक्षा विज्ञान का मूल जो है वह है सीखना। करेक्ट आंसर सीखना। अधिगम तो आप सभी जानते होंगे कि अधिगम क्या है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान का मूल जो है वह सीखना हो जाएगा। 174 है डॉक्टर इटार्ग की रचना है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं फिर भी देख लेते हैं। तो इटार्ग की रचना हो जाएगी ज्ञानेंद्रियों की शिक्षण पद्धति। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको